14 तारीख है ना। जी 3। जी। पत्रिकाओं में जी छायाचित्रों को अवश्य ही वो मतलब छापते थे अच्छे चित्रों को, जी और खासकर ग्राम परिवेश के चित्रों को। जी तो जिस तरह मैंने पत्रिकाओं में देखे होंगे कोई अच्छे चित्र छपे हुए, जी जी तो मेरे मन में भी आया होगा कि भाई ऐसे चित्र मैं भी प्राय खींचता हूँ, जी जी तो क्यों नहीं इनको वहाँ प्रकाशित पहुँचाना करवाया चाहिए, जाए। जी जी हाँ दिया जाना चाहिए। जी तो जैसे ही वो चित्र भेजने का सिलसिला हुआ, जी चित्र अच्छे थे, जी उनको पसंद पसंद आ आया, गए। उन्होंने छापने शुरू कर दिए। जी वो डिब्बा रख दो उसके ऊपर, ना रख ना दो, सर। टेढ़ा नहीं रखा जा सकता, सीधा ही रखना है। जी सीधा ही रखें। ओहो, चलो कोई नहीं, सर पूछो। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जहाँ आपकी रचनाओं में देशीपन की। लेकिन ये जल नहीं रहा अब। अब चल गया सर। अच्छा। हाँ, अच्छा। सौंधी सुगंध है जहाँ रचनाओं में, वहीं फोटोग्राफी में भी बड़े गहन और संवेदनात्मक संदेश देती है आपकी फोटोग्राफी, हम्म जिनमें काव्य जैसी लय है हम्म और जीवन की गतिशीलता की कहानी कहते हैं। हम्म। तो आदरणीय सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप किस प्रेरणा से और किस विधा में आए। देखिए, कलाएं जो होती हैं ना, गीत की, संगीत की, छायांकन की, चित्रकारी की, जी या जितनी भी यानी जो दृश्य और अदृश्य जो भी कलाएं हैं जी इसमें हमारे लोक में, जी मैं जहाँ तक मेरी बात है, मुझे ऐसा लगता है, हाँ हाँ, उन कलाओं के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा तो होती ही है, जी ये निश्चित बात है। जी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे छायांकन और लेखन की जो जो भी मेरे पास जो थोड़ा कला है। बहुत जो भी इस तरह का ये काम है मेरा लेखन और छायांकन का, जी मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ईश्वरीय प्रेरणा रही होगी, जी या तो और या दूसरी चीज़ ये है कि कोई पूर्वजन्म के संस्कार भी हो सकते हैं, जी बिल्कुल। जिनके वशीभूत मैंने ये काम मतलब मेरे विषय में आ गया हो। जी जी और मेरा ये मैं सत्य मानता हूँ इस चीज़ को जी कि संभवतः कलाओं के जो नायक हैं श्री कृष्ण भगवान, जी या कलाओं की जो देवी हैं, विद्या की देवी सरस्वती, सरस्वती। जी उनका शायद मुझ पर ज़रूरत से ज़्यादा अनुग्रह हो गया, जी और संभवतः इसीलिए मैं इस काम से जुड़ा हूँ। जी जी ली सर। सर एक की तरफ अनूठे रंगों से सजी असीम प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त प्रकृति है, हम्म तो दूसरी तरफ ठेठ सौंदर्य और रसों से भरा मानव जीवन है। हम्म। आप किस ओर पहले आकर्षित होते हैं। मैं प्रकृति का एक अदना सा एक सेवक कह लीजिए मुझे, प्रकृति का। जी प्रकृति मुझे अभिभूत करती है, अपनी ओर खींचती है, जी और मेरे ख्याल से दिन रात में प्रकृति की ही पाँव में बैठा हूँ जी प्रकृति की ही सेवा में हूँ। जी और जीव जगत को प्रकृति के तमाम जितने भी आयाम हैं प्रकृति के, जी उनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जी प्रकृति को देखकर ही मेरा रुझान इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा हुआ है। जी। सर किसी भी दृश्य को कैमरे के माध्यम से हृदय में संजोते समय हाँ। आप सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं, जैसे भाव, संवेदन, उसका कला या जीवन का यथार्थ जो उसमें है। देखिए, ऐसा है अशोक, ऐसा है कि जो छायांकन कला है उसमें उसको उसके लिए ये है कि हमारे मेरे मेरे शरीर के प्राय 3 अंग एक साथ काम करते हैं। जी उसमें हाथ तो शटर दबाते हैं जी कैमरे का, बिल्कुल। और दिमाग में उसके प्रति मतलब सोच बनती है कि मैं जी इसको किस तरह कैसे पकड़ूं, जी और दिल भी उसके साथ जुड़ गहन जाता रूप है। से जुड़ा जुड़ हुआ होता है। बिल्कुल। तो दिल, दिमाग और हाथ मेरे तीनों जब एक साथ काम करते हैं कैमरे के साथ, जी तो मुझे लगता है कि तभी अच्छे चित्र की का सृजन होता सृजन है, होता तभी है। अच्छे चित्र का। जी। हाँ।
सर, आपके अपने फोटो के माध्यम से लोक रंग, जो लोक जीवन है और संस्कृति के किन किन रंगों को आपने अब तक सहेजा है, मैंने कैप्चर किया है? क्या भी कोई ऐसा भी रंग है जो विशेष हो, आपको लगता हो कि इस तरह के मेरे फोटो की तमन्ना और बची है अभी? नहीं, छायांकन का जो है, जो काम है वो, उसका सिलसिला अनंत है। जी वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। जी ये तो नहीं है कि कोई मेरे बहुत से पक्ष ऐसे होंगे जो छूते होंगे अभी, जी लेकिन लोक का जो काम मैंने किया है कैमरे के जरिए, जी मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही डूब कर, बहुत ही एक तरह से वो तपस्या ही है एक हाँ, तरह से बिल्कुल मेरी। तप है जीवन का। और मुझे करीब करीब 50 साल हो गए इस काम को करते हुए। जी मुझे नहीं लगता कि कोई पक्ष छूता रह गया है, छूट गया है मेरे कैमरे से। जी और अन्यथा अगर कोई पक्ष ऐसा हो भी, जी तो आज भी मैं उसकी तलाश में हूँ। और लगभग दिन में रोजाना जी कम से कम 4-5 घंटे तो आज भी कैमरा मेरे हाथ में ही होता है। जी प्राय मैं निकला ही रहता हूँ। सर, मैंने लोक में ऋतु, हाँ। आपकी जो निबंधात्मक पुस्तक पढ़ी है, जिसमें ऋतुओं के माध्यम से प्रकृति की जो दिव्यता है, जो उदारता है, उसकी भव्यता और असीम सौंदर्य को आपने बड़े ही भावपूर्ण ढंग से शब्दबद्ध किया है। आप हमारी संस्कृति, जो सांस्कृतिक धरोहर बहुत समृद्ध है, और जीवन के मर्म को भी आपने इसमें सहेजा है, परंतु आज प्रकृति और ऋतुओं का जो मिजाज है वो बदल सा गया है। इसका क्या कारण आप सबसे बड़ा मानते हैं? हमने मतलब जो हमारे बड़े थे ना, जी वो प्रकृति को पूजते थे, बिल्कुल। उसके पांव में नत होते थे, जी प्रकृति के सेवक थे। जी लेकिन हमने सबसे ज़्यादा जो अपराध हमसे ये हुआ है जी कि हमने प्रकृति की बहुत ज़्यादा अवहेलना करी है। जी और प्रकृति को करीब करीब हमने भुला ही दिया। बुला दिया, बिल्कुल। तो प्रकृति का तो हमने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है कि अब जो प्रकृति का जितना नुकसान हो चुका है, मेरे ख्याल से हमारा कोई भी प्रयास उसकी भरपाई नहीं कर सकता। उसका इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है। फिर भी हमें प्रकृति का जिक्र फिक्र मतलब सबसे ज़्यादा करना चाहिए। हमें खाना पीना भूल के, नौकरी की चिंताएं भूल के, धन द्रव्य के एकत्रीकरण की बात भुला कर हमें दिन रात अपना पूरा समय प्रकृति को ही देना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी थोड़ा बहुत प्रकृति का उल्लास देख सकें और प्रकृति के आंगन में वो थोड़ा सा खेल कूद कर सकें। अन्यथा तो बेड़ा तो गर्क हो ही चुका है। सर, वर्तमान में सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, अन्न धन और संसाधन की प्रचुरता है, लेकिन एक समय वो था जब आदमी का जीवन इन सब को जुटाने में ही बीत जाता था। और अब तुलनात्मक रूप से आप मतलब एक तो वो जीवन था और एक आज के में, आप किसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं? ज़्यादा अच्छा तो वही जीवन था जिसमें धन का लेश नहीं था, जिसमें धन की मतलब चिंताएं नहीं थी, जो सहज था, सुखद था, थोड़े में मतलब सुख था, वो ज़्यादा अच्छा जीवन था। देखिए आज के युग में तो सारी द्रव्य के लिए सारी आपाधापी है, जिसका अंत, जिसका कोई अच्छा परिणाम सामने आने वाला नहीं है कतई भी। एक मेरे मित्र थे जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के माहिर थे, पुराण भाटिया उनका नाम था, रोहतक के थे। वो तो बल्कि ये कहा करते धन के बारे में, उनकी ये सोच थी कि खूबी है किस्मत से, अगर पैसे को कोई खुदा समझे, मैं उसे ठीकरी समझूं, मुझे ऐसी कनायत दे। तो देखिए, मेरा तो धन से बहुत दूर का भी वास्ता नहीं है, और कानी कौड़ी के बराबर मैं धन की परवाह नहीं करता। मैं तो थोड़ा सा जो ना जो समाज के थोड़ा सा जो हित के कार्य हैं, थोड़े बहुत वो शिद्दत से, नियत से कर पाऊँ, वही मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। जी। और कहते हैं जो समय बीत जाता वही अच्छा भी होता है। हाँ। बड़े आदमी का वो टाइम बड़ा अच्छा था पुराना। नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा था, उसकी कोई तुलना हो नहीं सकती। जी, भले ही उस समय में कितनी गरीबी रही हो, लोगों के पास संसाधन ना हो, बेशक एक वक्त का खाना खा लिया, दूसरे वक्त की रोटी का प्रबंध नहीं है, लेकिन वो बेफिक्र थे, उनको परवाह नहीं थी किसी तरह की। वो भूखे प्यासे रह कर भी मस्त थे, खुश थे, खुशहाल थे और मजे में थे। जी सर, आज के आधुनिक और कंप्यूटर के युग में ऋतुओं संबंधी और जो रीति रिवाज है, हमारे परंपराएं आज के कंप्यूटर में कितनी प्रासंगिक हैं? नहीं, प्रासंगिक तो आज भी वो खूब हैं। देखिए, कंप्यूटर की विधा अपनी है, प्रकृति के आयाम और निज़ाम अपने हैं,
प्रकृति उसमें दखल नहीं देती किसी भी तरह का, बल्कि प्रकृति तो देखिए प्रकृति होगी तभी तो संसार और जीवन रहेगा। प्रकृति का तो फलना फूलना बहुत ज़रूरी है। विज्ञान तरक्की करे, उपकरण बनाए, कुछ करे अपना, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें कोई अवरोध नहीं है। हाँ, जो मशीन के रूप में, भारी मशीनों के रूप में जो विकास हुआ है, जिस तरह का ये कह रहे हैं, हाँ जी, उसने प्रकृति का नुकसान बहुत ज़्यादा कर दिया है। हाँ बहुत ज़्यादा, गति का सबसे ज़्यादा नुकसान जी प्रकृति को हुआ है। बिल्कुल, मतलब जो हमने भौतिक विकास किया है, संसाधन जुटाए हैं, चाहे हाँ, वो हाँ। यातायात के हो, दूर उससे संचार के हो। प्रकृति का नुकसान हुआ है, वो तो देखिए, वो तो सहज मतलब अपने तरीके से ही प्रकृति का मतलब उठान हुआ अपने तरीके से ही। जी, और बड़े प्रकृति के मतलब उसमें ही रहे, सेवा में रत रहे हमेशा, उसी से उसका विकास भी हुआ। लेकिन जो जो नए ताम झाम जितने भी आए हैं, जिस तरह के भी विज्ञान के रूप में कह लीजिए, मशीन के रूप में कह लीजिए, जितनी तरह के भी ये नई नई जो ताम झाम टेक्नोलॉजी है एक प्रकार से, उनसे प्रकृति का तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। प्रकृति के उत्थान के, प्रकृति के फलने फूलने के अवसर कम हो गए हैं। जी सर, आप अपने बड़ों ने, जैसे आपके दादा इंद्राज थे, वो सोने लेते थे, और मौसम संबंधी, कृषि संबंधी या दैनिक जीवन की अनेक कहावतें उन लोगों ने बताई हैं जो पूरी तरह सत्य और सटीक बैठती थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि उनके पास ऐसी कौन सी दैवीय शक्ति थी या कोई प्रतिभा थी या आध्यात्मिक ज्ञान क्या था जो वो इतनी सार्थक बातें बता पाए हमें? वो एक तो मिट्टी से, एक तो माटी से जुड़े लोग थे जी, और सीधे तरीके से सैकड़ों वर्षों से जो कुदरती खेती होती आती थी उसी में वो रमे लगे हुए थे और ईश्वर का चिंतन करते थे। सादा खाना था, सादा पहनना था, ऊंचे विचार थे उनके, और तमाम तर उनके दिमाग में कोई अलछल या कपट या इस तरह की चीजें थी ही नहीं कभी भी, सीधी सरलता। हाँ, तो वो कुछ ईश्वर से और प्रकृति से उनका ज़्यादा जुड़ाव था। इसी कारण उनकी सोच ऊंची थी, उनके विचार ऊंचे थे, और उनकी भावनाएं स्वतः मतलब प्रकृति के अनुरूप रहती थी हमेशा, इसीलिए शायद। जी सर, हमारे पूर्वज सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के प्रति एक रागात्मक और आत्मीय भाव रखते थे। चींटी से लेकर हाथी तक, पृथ्वी, सूर्य, चांद, नदी, जंगल, पहाड़ तक उनके प्रति एक स्नेह और संरक्षण का भाव था, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कह सकते हैं। जबकि आज जो सारा विश्व है वो टेक्निक और जो प्रौद्योगिकी है उसके कारण सिमट कर एक गांव में बदल गया है। मतलब एक वो भाव था हमारा, उसे भी हम ग्लोबल विलेज कह सकते हैं, और एक आज एक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हम देखें तो ये भी ग्लोबल विलेज है। तो इन दोनों में आप कितना अंतर मानते हैं, किसे श्रेष्ठ मानते हैं? देखिए, ग्लोबलाइजेशन ने तो नुकसान किया है, मेरा विचार तो ऐसा है, उसका कोई लाभ नहीं हुआ है। सूचना प्रमुख हो गई है, सूचना नहीं थी तो भी समाज यही था, यही सारी चीज़ें थी। देखिए, मेरा विचार तो ऐसा ही है कि देखिए उसमें, एक बार दोबारा बताएं आपने क्या पूछा? मतलब एक तो वो था सर, जब हमारे पूर्वज सूर्य, चांद, जितनी भी हमारी प्रकृति की चीजें हैं उनको अपना मानते थे, उनके प्रति आत्मीय और स्नेह का भाव रखते थे। थोड़ी सी सर, मेरा एक प्रश्न ये था, एक हमारे पूर्वज सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के प्रति, प्रत्येक चीज के प्रति एक रागात्मक और आत्मीय भाव रखते थे। हाँ, बिल्कुल रखते थे। चाहे वो मतलब हाथी से लेकर चींटी तक, सूर्य, चांद, धरती, पर्वत, पहाड़ तक उनके प्रति स्नेह भी था और संरक्षण भी था किसी न किसी रूप में, जिसे हम वसुधैव कुटुंब कह सकते हैं। लेकिन आज सारा जो वर्ल्ड है वो टेक्निक और प्रौद्योगिकी के कारण भी सिमट के एक गांव बन गया, जिसे हम ग्लोबल विलेज कह सकते हैं। तो सर, मेरा आपसे पूछना ये है कि जो ये वसुधैव कुटुंबकम और जो ग्लोबल विलेज की अवधारणा है, ये किस प्रकार भिन्न है या एक समान है? ना, देखो इसमें तो दिन रात का अंतर है जी। वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव था उसको तो बड़े ही समझते थे, बड़े ही जीते थे, बड़े ही भोगते थे, और इसको बनाए रखने में भी वही सक्षम थे जी। अब तो ये जो ग्लोबलाइजेशन या जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो अब अगर अब वो ना उससे समाज और दुनिया का भला नहीं हो रहा।
आपस में कोई प्रेम और भाईचारा नहीं बढ़ रहा। जी लड़ाइयाँ बढ़ी हैं, झगड़े बढ़े हैं, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हुई हैं, जाति के नाम पर लड़ाइयाँ हुई हैं। जी ये तो कहने की हैं सारी बातें, जी इसको तो हम समझते नहीं। प्रकृति और जहाँ तक कि इस वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है ना, जी वो उसको तो बड़े ही अच्छे तरीके से समझ सकते थे। वही इसका उन्हीं के समय में इन चीज़ों का कल्याण था। जी मेरे ख्याल से अब तो इसका नुकसान ही है। एक इसी को ले लीजिए आप, कोरोना को। जी एक चाइना की देन है ना कोरोना, हाँ जी और सारी दुनिया को दे दी उसने। हाँ परेशान अगर वसुधैव कुटुंबकम का थोड़ा सा भी भाव हो जी तो चाइना क्या इस पूरी उस दुनिया में दे दे इस चीज़ को? नहीं जी कभी नहीं देगा। बीमारी तो कम से कम कभी हाँ, देगा देगा ही नहीं अगर ये भाव है तो। हाँ, तो अगर हम एक दूसरे के प्रति थोड़ी भी संवेदनशीलता हमारे अंदर बची हो, जी जी तो क्या इस बीमारी को हम तत्काल मिलके जी और कुछ भी समाधान। करा के जतन करके इसको वहीं के वहीं नहीं रोक देंगे, जी लेकिन ये बढ़ती जाती है जी और हो सकता है पूरी समूची दुनिया को ही लपेट ले। हाँ जी। तो हाँ हाँ तो मेरा एक ये था सर, मैंने एक बार यही प्रश्न एक और विद्वान तक पूछा था, तो उसने ये बताया कि भाई जो वसुधैव कुटुंबकम भाव था ना, और ये जो आज जो ग्लोबल विजिट डालना, ये बहुत कुछ समान है। मान लीजिए कहीं सुनामी आ जाएगी हाँ। तो हम तुरंत उसकी हेल्प के लिए दौड़ पड़ते नहीं, हैं। लेकिन तब तक लाखों लोग मर चुके होंगे। हम हमारी हेल्प दौड़ने से लाभ तो कुछ हुआ नहीं। होने के बाद, घटना होने या दुर्घटना होने के बाद अगर हम दौड़ के पहुंचते भी हैं तो आगे के लिए भले थोड़ा सा उसका कर लें हम जी। कोई प्रबंध, लेकिन करते नहीं, अक्सर जी करते नहीं है। बिल्कुल देखिए, एकीकरण की भावना उसी वक्त फलीभूत अच्छी रहती है। एकीकरण की वो भावना प्रबल ना, वो भावना ज़्यादा बढ़िया है कि उसमें आदमी का नुकसान होने से पहले उसको प्रिक्योर कर बचा लिया लिया जाए, जाए। उसको संभाल लिया जाए, उसका कोई ना कोई उपाय। उसका हाँ उपाय खोज लिया जाए। जी वो ज़्यादा बढ़िया है। माना जो ग्लोबल विलेज की धारणा है हाँ। और वसुधैव कुटुंबकम दोनों ही अलग अलग उदाहरण अब है। तो ग्लोबलाइजेशन की भावना केवल बाजार को विकसित करने हाँ, के लिए, बढ़ाने के लिए और अपनी चीज़ों का विक्रय करने के लिए है। संसार से, समाज से और उसके भाईचारे से उसका कोई कोई संबंध लेना नहीं है। देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल सही सर। तो सर वैश्वीकरण का ये जो दौर है, हम्म। तो इसमें लोक भाषा, लोक साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। ये जो वैश्वीकरण का दौर है, यह इसका विनाश का रास्ता तैयार कर रहा है। ये लोक भाषाओं का, लोक जीवन का, लोक साहित्य, सामाजिक चीजों का, लोक साहित्य का और लोक धंधों का, देश धंधों का जी। तो मटिया मेट कर दिया ग्लोबलाइजेशन ने। वैश्वीकरण ने। हाँ, उनको जिंदा छोड़ा ही नहीं, जी। उनकी तो राख भी बाकी नहीं छोड़ी। उसको तो बिल्कुल ही मटिया मेट करके पता नहीं कहाँ रसातल में धकेल दिया उन चीज़ों को। तो जी सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया। जी देखिए कितने हमारे उद्योग धंधे थे, कितने छोटे छोटे। जी गांव के व्यक्ति को शहर की कोई आवश्यकता नहीं थी, शहर जाने की इसको कोई ज़रूरत नहीं थी। शहर वासियों को गांव की जरूरत थी, पग पग पर। जी लेकिन अब ऐसा नहीं है। जी अब बेचारे गांव के तमाम जितने धंधे थे, लोग धंधे सारे नष्ट कर दिए। ठप हो गए। और इसी से सारी समस्याएं बढ़ी हैं ज़्यादा से ज़्यादा। चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे भूख की समस्या है, चाहे वो अन्न की समस्या है, चाहे वो पानी की समस्या, हर समस्या इससे बढ़ी है, घटी नहीं है। जी बिल्कुल सर। तो सर हमारी जो भाषाएं हैं, लोक भाषाएं, भाषाओं की भी बात आप कर रहे हैं। जी लोक भाषाएं तो मर रही हैं, रोज मर रही हैं। जी जब से खासकर विशेषतः मैं कहूँ पिछले 150 साल से तो मर ही रही हैं। जी लोक भाषाओं को बनाने वाले और बचाने वाले लोग तो हमारे ठेठ लोग ही थे। जी अब उनकी कोई बात ही नहीं पूछता। हाँ, तो- बेचारों की जी भाषा का उनकी कोई भी बात नहीं वहाँ पूछता। पूछी नहीं जाती। भाषाओं के बनाने वाले और नियामक तो कोई और चीजें हो गई जो भाषाओं का जो कह ख नहीं जानते। हाँ जी लोक भाषाएं तो रही ही नहीं। एक दो भाषाएं हैं जो बाहर की हमारे ऊपर थोप दी गई हैं, खासकर अंग्रेजी जैसी अंग्रेजी भाषाएं। जी। अंग्रेजी की क्या जरूरत थी अंग्रेजी की इस देश में? जी। वो कहते हैं ना भी अंग्रेज गए अंग्रेजी छोड़ अंग्रेज गए, छोड़ गए। वो अक्सर से सत्य है ये हाँ बात। हमने अपनी भाषाओं का तो बेड़ा गर्क कर दिया। जी और निश्चय खासकर जो ठेठ लोक भाषाएं हैं, जी जिस तरह हमारी हरियाणवी हरियाणवी है, है जी बिल्कुल। बांगरू के नाम से जिसका काफी हाँ, रहा है, साहित्य भी। वो तो खत्म हो गई है एक तरह से। खत्म करने पर तुले हुए हैं उसको तो। जी तो सर इनको संरक्षित कैसे किया जा सकता है? संरक्षित तो देखिए कैसे होगा। देखिए ज्ञान के जो स्रोत थे, ज्ञान की जो हासिल करने की जो परंपराएं थी, और जो पद्धतियां थी, उसको तो शिक्षा जगत ने भुला दिया। जी अब उसका संरक्षण कैसे होगा? अच्छा, जो भाषाओं की चिंता करने वाले लोग थे, जो भाषाओं को जन्म देने वाले लोग थे, बनाने वाले लोग थे, उनके भी। उनकी पूछ अब कोई करता नहीं। जी न हम करते हैं घरों में, जी न कोई और करता है, और न उस भाषा से हमारा कोई सरोकार और लेना देना रह गया उन भाषाओं से।
तो उनका तो असर मतलब खराब ही होना है, और हो ही चुका है लगभग, बची ही नहीं है वो। तो सर हमारे आजकल हमारे बच्चे युवा निराशा में डूबे डूबे से नजर आते हैं, हर वक्त निराश से। और बचपन की तो जो बेफिक्री होती है, वो अल्लड़ मस्ती, अभी जो हम बात करे थे कि बच्चे को जी लेने देना चाहिए, वो जो मस्ती ही है वो नहीं दिखाई देती। तो कह सकते हैं कि वे अपने बचपन को एक यंत्र की भांति एक सांचे में डालकर बस काट रहे हैं। आजकल के बच्चे मतलब अपने बचपन जीवन को ना एक यंत्र की डाला धकेल रहे हैं, जीवन जैसे काट रहे हैं। तो इसके पीछे आप मुख्य कारण क्या मानते हैं? मुख्य कारण ये है कि उनके बचपन की जो जो बचपन को बनाने वाली, बचपन को खिलाने वाली जो तमाम चीज़ें उनके चारों तरफ थी वातावरण में, वो हमने ख़त्म कर दी सारी की सारी। कोई भी ऐसी चीज़ उनके जीवन में जो खिलखिलाहट बनी रहे, वो तमाम आयोजन हमने बंद कर दिए। छोटे छोटे बच्चों के हम कमर पे पीठ पे थैला डाल के उन्हें स्कूलों में भेज देते हैं, उनको एक तरह से कटघरे में कैद कर दिया हमने। उनके खुलने के, उनके विकसित होने के, उनके फलने फूलने के अवसर तो हमने सारे छीन लिए। बचपन में जब उनको माँ की गोद चाहिए, बचपन में दादा और नाना का, चाचा का, ताऊ का उनको स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए, उन अवसरों में हम उनको बेचारों को उनके एक कटघरे में एक कोठरी में रोक दिया उनको बेचारों को पूरे दिन के लिए। हाँ, जब उनको दादा की कंधा चाहिए, माँ की उंगली चाहिए, माँ की गोद चाहिए, उंगली चाहिए, दादी की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ गई, दादी नानी की कहानियाँ गई, कितने प्रफुल्लित होते थे, कितने खुश होते थे। शाम को सारे इकट्ठे हो जाते हैं, दादी कोई कहानी सुना दे। गया, गलियों में रेत नहीं, खेतों में मतलब कोई गुंजाइश नहीं रही, जहर हो गया। जमीन में हमने जहर बो दिया, हवा में जहर बो दिया, पानी हमने जहरीला कर दिया। बेचारे उनको तो शायद चढ़ गई है बच्चों की, तो उनका तो जीना ही दुभर होने जा रहा है आगे आगे। जितने हमने ये उनका तो बेचारा विकास के नाम पर जितने संसाधन गढ़े हैं, हाँ बचपन ही छीना उनका। ना बचपन को तो कुंद कर दिया जी हमने, गलत किया ये, उनके पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी हमने। सर आज की जो युवा पीढ़ी है, हरियाणवी लोक कला संस्कृति जो हमारी जड़ें थी उनसे विमुख हो गई है बिल्कुल। हम युवा मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, चाहे वो फोटोग्राफी की हो या दूसरी कलाएं हो। तो इसके जो विमुखता है, ना तो हमारे में उनके प्रति सम्मान, ना कोई सीखने की रुचि, इसका भी कोई विशेष कारण है? जब जितने भी सांस्कृतिक उपादान समाज को आगे बढ़ाने वाले रहे हैं, जब हमने उन सब की तरफ से आंख मूंद ली, तो अब बेचारे युवा क्या करेंगे? युवा कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से समझेंगे? लोक संस्कृति की जड़ें काट कर अगर कोई इनको रोपेगा जाकर किसी स्टेज पर या किसी दूसरी जगह पर, तो उसका विकास थोड़ा होगा। देखिए, जो ये जो लोक संस्कृति के जितने भी